जस्टिस डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ ने देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर आज शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें देश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। नए सीजेआई का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक होगा। खास बात यह है कि न्यायपालिका के इतिहास में यह पहली बार है जब पिता पुत्र दोनों सीजेआई के पद तक पहुंचे। नए सीजेआई के पिता जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ भी 7 साल से ज्यादा वक्त तक सीजेआई रहे थे। नए सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई बार अपने पिता और देश के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ के फैसले को पलट दिया। नए सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ को कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है, जिसमें अयोध्या भूमि विवाद, धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने, आधार योजना की वैधता से जुड़े मामले, सबरीमला मंदिर में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन को एंट्री और महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन सेना में देने, भारतीय नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिलाने जैसे फैसले शामिल हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने नए सीजेआई के रूप में शपथ लेने के फौरन बाद एनडीटीवी से कहा कि मैं अपने कार्यों से न्यायपालिका में जनता का भरोसा कायम रखूंगा। सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि काम से ये करके दिखाएंगे। शपथ के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने मीडिया से बात की। इस दौरान हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने उनसे सवाल भी पूछा। सर, आपकी प्रायोरिटीज क्या होंगी? देश में सीजेआई बने हैं आप, 2 साल आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोग देख भी रहे हैं आपकी तरफ। सामान्य नागरिक की सेवा करना यही मेरी प्रायोरिटी है। अब आप आगे देखते रहिए, कार्य से हम सारे भारत के सारे नागरिकों के लिए कार्य करेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे रजिस्ट्री के रिफॉर्म्स में हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स में हो, हर चीज़ में नागरिक का हम ध्यान रखेंगे। और हमारे सीनियर लीगल एडिटर आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष, कई सारे सवाल हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, इनका सफर अब तक का, और दूसरा, आजकल अगर हम देखें पिछले कुछ वक्त में तो हर एक मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर मौजूद होता है। ऐसे में उनके लिए किस तरह की चुनौतियां रहेंगी? जी देखिए, चुनौतियां तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के सामने रहती हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट में लगातार हमने इतने सालों में देखा है कि चुनौतियां यहीं पर आती हैं। आखिर में मामला चाहे कहीं का भी हो, देश में पहुंचेगा यहीं पर। तो कुल मिलाकर बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में जब सरकारों पर सवाल उठते हैं कि वो असहमति की आवाज़ को दबाती हैं, कानून का बेजाय इस्तेमाल करती हैं, अपनी शक्ति और सत्ता का इस्तेमाल करती हैं, ऐसे में हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट में लगातार केस आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार साबित भी किया है कि वो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, क्योंकि संविधान ने उसको ये जिम्मेदारी दी है। जस्टिस चंद्रचूड़ प्रोग्रेसिव लिबरल जज माने जाते हैं। वो अपनी बेबाक राय के लिए माने जाते हैं, चाहे कोर्ट के भीतर हो चाहे कोर्ट के बाहर हो। वो एक उस नर्म जज माने जाते हैं जो धैर्य से बात सुनते हैं, लेकिन अदालती आदेश मनवाने में वो उतने ही सख्त हैं। एक बार हमने उनसे बात की थी, हमने उनसे कहा भी था कि सर, आप नरम भी दिखते हैं और गर्म भी हो जाते हैं, सख्त भी हो जाते हैं। तो वो कह रहे थे कि काम उनके लिए पूजा है, और काम के समय काम के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर वो लगातार काम करते रहे। पिछले से पिछले साल छुट्टी का दिन था, वैकेशन बेंच थी, और उन्होंने सुबह से शाम तक एक मामले की सुनवाई की। निश्चित तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। आज उन्होंने कहा भी है कि बड़ा मौका है, बड़ी जिम्मेदारी भी है। आम लोगों के लिए काम करेंगे, बोलकर नहीं, शब्दों से नहीं, बल्कि कार्य भी करेंगे। जुडिशियल जो न्यायिक सेवा है वो लोगों तक पहुंचाएंगे, रिफॉर्म्स भी करेंगे, चाहे वो रजिस्ट्री में हो चाहे वो तकनीकी तौर पर हो। और उन्हीं का 2018 के बेंच में वो भी शामिल थे जिन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग की वकालत की थी और कहा था कि सूर्य की रोशनी बेस्ट होती है, कीटाणुनाशक सबसे बढ़िया होती है। और ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अदालती कार्रवाई को, ओपन कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट भारत के संविधान में है, लेकिन ओपन कोर्ट में सब जा नहीं सकते, भले ही कॉन्सेप्ट हो, उसको सच्ची भावना में लागू करने का तरीका यही है कि आप लाइव स्ट्रीमिंग कर दीजिए, आम जनता को देखने दीजिए, उनको फैसला करने दीजिए, क्योंकि जजों की बेस्ट जज जो है वो जनता होती है। और एक बार फिर उन्होंने यहाँ पर परिसर में सबसे पहले वो आए, महात्मा गांधी
की जो प्रतिमा उस पर माल्यार्पण किया और उसके बाद अपने काम की शुरुआत की। तो बहुत बड़ा दिन उनके लिए है। उनके फादर, उनके पिताजी इसी अदालत में 7 साल 4 महीने तक चीफ जस्टिस रहे थे और अब पहली बार देश के इतिहास में ऐसा होगा कि बाप बेटे दोनों चीफ जस्टिस यहाँ पर बने और अब एक बड़ा पद मिला है, बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। लेकिन वो पहले से हमने इतने सालों में उनको देखा है काम करते हुए यहाँ पर। वो एक ऐसे जज हैं जो अदालती आदेश को मनवाना भी जानते हैं, वो नरम भी रहना जानते हैं, वो अपने धैर्य को भी बरकरार रखते हैं और ये एक बड़ी बात है। इतने सारे मुद्दों पर, खासतौर पर महिलाओं के, बच्चों के जो मौलिक अधिकार और जो नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं उनको लेकर वो काफी सख्त भी रहते हैं और यही शक्ति है कि वो बार बार दिखाते रहते हैं। जब हमने मोहम्मद जुबैर के केस में देखा, तुरंत जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए गए। ये भी कहा गया कि किसी बेल बॉन्ड का भरने का इंतजार न किया जाए। आशीष, एक छोटा सा सवाल था। पहले जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता था तो उसे लोग अंतिम मानकर उस पर कोई सवाल नहीं उठता था, लेकिन पिछले कुछ वक्त में विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने इसको लेकर भी नाराजगी जताई कि जिस तरह से सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर जो फैसले होते हैं उनकी स्क्रूटनी होती है। तो वो विश्वसनीयता और वो इज्जत और वो मान जो पहले मौजूद था सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, वो फिर से हासिल करना भी एक लक्ष्य होगा। जी बिल्कुल, देखिए पिछले कुछ वक्त से हमने देखा तस्वीरें बदली हैं। जस्टिस ललित आए थे, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव हुआ था और उन्होंने कल हम लोगों से बात भी की थी इनफॉर्मल और कहा था कि जो बदलाव सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिल रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो लेकर आए थे। सारे जजों के साथ बैठ के उन्होंने ये रणनीति बनाई थी। हमने देखा किस तरह तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत दी गई, उसके बाद मोहम्मद जुबैर को जमानत दी गई। हमने देखा किस तरीके से बड़े बड़े आदेश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से जारी हुए, मौलिक अधिकारों को लेकर बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए। बार बार हम मोहम्मद आजम खान की बात करें, उनको बहुत बड़ी राहत यहाँ से मिली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ये तक कह दिया कि ऐसा लगता है कि उनको जेल में रखने के लिए आप एक के बाद एक मुकदमे दाखिल कर रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो एक संस्थान के तौर पर, एक बड़ी न्यायपालिका की मुखिया के तौर पर चीफ जस्टिस नए जो 50 में बने हैं चंद्रचूड़, उनकी छवि को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। ये बताने में काम करेंगे कि जब सरकारें जो निरंकुश होती हैं तो किस तरीके से संविधान ने, भारत के संविधान ने देश की न्यायपालिका को, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट को और खासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतने अधिकार दिए हैं कि वो देश के मौलिक अधिकार, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ भी करें। और यही बात आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने हमसे कही है कि आम लोगों के लिए वो काम करना चाहते हैं, न्यायिक रिफॉर्म वो चाहते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म वो लाएंगे, बातों से नहीं लाएंगे, काम करके दिखाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और तकनीकी भी बात उन्होंने की है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले 2 सालों में सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका एक नए शिखर को छुएगी। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी बातचीत के लिए। सर, कैसे देश के लोगों को आप भरोसा दिलाएंगे कि किस तरीके से न्यायपालिका उनके साथ है? मेरे कार्य से देश के लोगों को, नागरिकों को मैं विश्वास दिलाऊंगा, शब्दों से ही केवल नहीं पर कार्य से। तो 2 साल तक जस्टिस चंद्रचूड़ सीजीआई रहेंगे देश के। करीब 2 महीने तक दक्षिण भारत के 5 राज्यों से गुजरने के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में, राज्य में 14 दिन के कार्यक्रम में यात्रा में शामिल लोग 382 किलोमीटर का सफर तय करने वाले हैं। जब राहुल गांधी और उनका कारवां महाराष्ट्र में दाखिल हुआ था नांदेड़ में, तो हाथ में मशाल लेकर वो यहां मौजूद थे। मंगलवार के दिन इसी तरह नाचते गाते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र के नांदेड़ से गुजरती नजर आई। सोमवार रात तेलंगाना की अपनी यात्रा पूरा कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी नांदेड़ के देगलूर इलाके में पहुंचे और महाराष्ट्र में 14 दिनों की अपनी यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। सोमवार रात छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर अभिवादन के बाद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। नोटबंदी ने, जीएसटी ने एक रास्ता बंद किया, प्राइवेटाइजेशन दूसरा रास्ता बंद कर रहा है। तो ये देश की हालत है और इन पॉलिसियों का लक्ष्य
हिंदुस्तान की गरीब जनता को डराने का है, किसान को डराने का, मजदूर को डराने का, युवा को डराने का। इस यात्रा में बड़े पैमाने पर जुट रही भीड़ देखकर कांग्रेस दावा कर रही है कि इससे देश को भी फायदा होगा। कन्हैया कुमार से लेकर योगेंद्र यादव तक कई नेता इस यात्रा में चलते दिखे। भारत जोड़ो यात्रा लोगों की भावनाओं को जोड़ने के लिए है, लोगों की उम्मीदों को जोड़ने के लिए है। भारत जो ज्योग्राफिकली जुड़ा हुआ है वो इमोशनली भी जुड़ा रहे, पॉलिटिकली भी जुड़ा रहे, इकोनॉमिकली भी जुड़ा रहे, कल्चरली रिलीजियसली भी जुड़ा रहे। यही भारत जोड़ो यात्रा का एक साउंड मैसेज है। सन 2019 में जिस तरह से बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया गया चुनाव में, तो मैंने कहा था इससे तो अच्छा मर जाओ तुम। कहते हैं ना कि अगर ये कर रहा है तो मर जाओ तुम, ये मैंने कहा था इसलिए कि बीजेपी का मुकाबला क्यों नहीं कर रही। मगर आज अगर वो कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सड़क पे उतरी है तो मेरा फर्ज होता है उसका समर्थन करूं। 57 वर्षीय वृंदा शेरे स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आती हैं। सन 1985 में वो राजीव गांधी से मिली थी और इस यात्रा में वो केवल राहुल गांधी से मिलने के लिए 2 दिनों से चल रही हैं। मंगलवार के दिन राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई। हाँ, तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला बैक पेन है। So you are walking with the pain? मैंने बोला हाँ। फिर आर यू नॉट ट्रीटिंग इट? तो मैंने बोला नहीं, इट इज़ बियॉन्ड ट्रीटमेंट बिकॉज माई एंटायर स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज। डोंट लिसन टू डॉक्टर्स। ठीक है, मैं हंसी, फिर आई किस्ड हिम ऑन हिज चेक, उनको आशीर्वाद दिया एंड देन आई मूव्ड अवे फ्रॉम देयर। सोमवार को ये यात्रा महाराष्ट्र पहुंची और मंगलवार के दिन इस यात्रा में मौजूद सेवा दल के नेता कृष्ण कुमार पांडे की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर दिन भर की बची हुई यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखने का ऐलान किया। महाराष्ट्र के 14 दिनों की अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी 5 जिलों का दौरा करेंगे और इस सब के बीच जो महाराष्ट्र के मुद्दे हैं, वो चाहे किसानों का मुद्दा हो या फिर महाराष्ट्र के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बाहर जाने का मुद्दा हो, वो राहुल गांधी उठाएंगे। इसके साथ ही आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना एनसीपी के भी नेता इस यात्रा से जुड़ेंगे। नांदेड़ से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा अक्सर शौचालय साफ करते हुए सुर्खियां हासिल करते हैं। इस दफा उन्होंने लोगों से पानी बचाने की अपील करते हुए अजीबोगरीब सलाह दे डाली। अनुराग द्वारे की रिपोर्ट। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्र सफाई को लेकर कुछ ज्यादा जागरूक हैं। कभी स्कूल में शौचालय साफ करते दिखते हैं, कभी नाला साफ करते हैं। लेकिन इस दफे रीवा में जल जीवन मिशन के तहत उन्होंने पानी बचाने के लिए कुछ अजीब सलाह दे डाली। और अपना चाहे जहां फिजूल खर्ची करी, हमें कोनो आपत्ति नहीं है। अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे थिनर सूंगी, चाहे सुलेसन सूंगी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जाऊं करे हो ताऊं करी, चाहे तहन की न हो, लेकिन हमारे कहे से तो हो वाला नहीं है। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले भी वो कई अजीबोगरीब बयान देकर विवाद में फंस चुके हैं। हाल में जबलपुर में प्रोटोकॉल में चूक होने पर वो ऑटो में बैठकर स्टेशन चले गए थे। तब अधिकारी 40 किलोमीटर दूर उन्हें मनाने पहुंचे थे। रीवा से जावेद के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम के चुनाव में कूड़े को सबसे बड़ा मुद्दा बता रही है। इसके तहत पार्टी ने कूड़े पर जनसंवाद नाम से चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया। 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम का चुनाव है और पार्टी ने इसके लिए कमर कस ली है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने प्रचार शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी इन चुनावों के लिए कूड़े को सबसे बड़ा मुद्दा मानती है, इसलिए कूड़े पर जनसंवाद करके बीजेपी को घेरने की कोशिश में लगी है। एमसीडी का एक सबसे जरूरी काम क्या होता है बताइए? साफ सफाई। अब आप बताओ कि आपके इलाके में साफ सफाई होती है कि नहीं होती? नहीं होती जी। जिसको लगता है नहीं होती जरा हाथ खड़े करके दिखा दीजिए। बहुत मीडिया वाले आए हुए हैं। नहीं होती है ना सफाई? क्या समस्या बता रही हैं? यही कूड़े की। मैं तो रोज जमादार को बोलती हूँ ऊपर से आके नीचे कूड़ा उठाओ। ये हमारा काम नहीं है, दूसरे को बोलो। मैं किसको ढूंढूं जाके? इतनी उम्र में कहाँ आएगा, कौन सफाई करेगा आके? हमें पैसे देने पड़ते हैं उनको कूड़ा उठाने के लिए।
अच्छा। यहाँ पे एमसीडी के किसी भी बोल दो, वो कहते हैं साहब हमारा काम नहीं है, आप किसी और को दे दीजिएगा, वो दे दीजिए 50 रुपए दो, 100 रुपए दो, 100 रुपए दो, आप एक बोरी एक कट्टा उठाएगा और जाके दे आएगा। जगह जगह पानी का सीवरेज है वो भी खुला है, ढक्कन भी बंद नहीं है, पानी के खड्डे भरे हुए हैं। अगर कर्मचारी को बोलो कि आप ये जरा साफ कर दीजिए, रोड क्लीन करो, नहीं है हमारा काम नहीं, हम ये इतना पानी कैसे निकालेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली की 3 बड़ी लैंडफिल साइट गाजीपुर, भलसवा और ओखला को दिखाकर यह दावा कर रही है कि बीजेपी 16 और ऐसे कूड़े के पहाड़ दिल्ली में बनाने जा रही है, इसलिए इस बार बीजेपी नहीं आपको मौका दें। हालांकि बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी साफ सफाई और कूड़े का मुद्दा उठाकर सफाई कर्मियों का अपमान कर रही है। जिन लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, आज वो लोग 60,000 सफाई कर्मी जो अपने घर से निकलते हैं, जो अपने बच्चों को नहीं देख पाते हैं, जो अपने परिवार को सोता हुआ छोड़कर जाते हैं और अपने स्वास्थ्य की नहीं चिंता करते हैं, ऐसे 60,000 सफाई कर्मियों का अपमान आम आदमी पार्टी कर रही है, जो 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा डेली उठाकर घरों के उठाकर गंदगी को साफ करते हैं। 2014 से अब तक दिल्ली में चुनावों का पैटर्न कुछ इस तरह रहा है। 2 लोकसभा चुनाव हुए, दोनों बीजेपी जीती। 2 विधानसभा चुनाव हुए, दोनों आम आदमी पार्टी जीती। अभी तक नगर निगम चुनाव एक ही हुआ है, वो बीजेपी जीती है। दूसरा नगर निगम चुनाव हो रहा है। बीजेपी इस पैटर्न को बरकरार रखेगी या फिर आम आदमी पार्टी बीजेपी का विजय रथ रोककर एक नया पैटर्न सेट करेगी, ये दिल्ली की जनता बताएगी 7 दिसंबर को। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं दिल्ली के स्कूलों की। 5 नवंबर से दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद होने के बाद आज एक बार फिर खुले। हालांकि AQI अभी भी बेहद खराब श्रेणी में है, लेकिन स्कूल खुलने के बाद बच्चे बेहद खुश हैं। साथ ही उन्हें ऑनलाइन क्लास से ज्यादा स्कूल में पढ़ाई करना पसंद आ रहा है। दिल्ली के महावीर सीनियर मॉडल स्कूल से ये रिपोर्ट। और आज से स्कूल खुल चुके हैं। जो प्राइमरी के बच्चे थे वो भी अब स्कूल जाने लगे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो 1st से 5th क्लास तक में हैं। मैं दिल्ली के एक नॉर्थ दिल्ली के अंदर एक स्कूल है उसमें यहाँ खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब कुछ बच्चे मास्क भी लगा के जा रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी यहाँ पे हैं। और साफ तौर पर देख सकते हैं जो एक ये था कि एयर क्वालिटी है वो अभी भी एक तरीके से कम नहीं हुई है, इतनी अच्छी प्रभाव नहीं है, प्रदूषण ही है। आप देख सकते हैं। बाबू आप स्कूल जा रहे हो, आज कैसा लग रहा है? मतलब बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब पॉल्यूशन भी तो नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो फिर क्या मास्क लगाओगे? मैं लेकर आई। लेके आए हो? आप भी आप आज कितने दिनों बाद स्कूल आ रहे हो? मैं अभी बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। हाँ। क्योंकि मैं इतने दिनों से छुट्टी ले रहा था। अच्छा, पॉल्यूशन की वजह से थोड़ा सा ये था। यस। अभी आज फील हुआ कुछ पॉल्यूशन लग रहा था आज तुम्हें? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आज सही लग रहा है। आज बिल्कुल ठीक है। देखिए बच्चे तो कुछ कह रहे हैं कि आज पॉल्यूशन इन्हें यहाँ ठीक लग रहा है और आज इनका फिर से स्कूल खुले हैं तो एक अलग ही खुशी है बच्चों के अंदर, साफ तौर पर देख सकते हैं। और थोड़े पेरेंट्स भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या भाई कौन सी क्लास में हो तुम? 9th 9th में। क्या आज पॉल्यूशन लगा कुछ? नहीं। आज अब सही लग रहा है आपको? नहीं। अब यानी ठीक है। तो बच्चे देखिए आप बात करना चाहेंगे, आप कौन सी क्लास में हो? सेकंड क्लास में। आज सुबह उठे थे तो पॉल्यूशन लग रहा था कुछ? पॉल्यूशन लग रहा था? यस। हाँ, तो क्या अच्छा लग रहा है कि स्कूल में आना है या नहीं? स्कूल में आना तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो बट पॉल्यूशन की वजह से थोड़ी सेफ्टी मेंटेन करना जरूरी है। बिल्कुल। तो देखिए पेरेंट्स भी हैं, पेरेंट्स भी अब जा रहे हैं, छोड़ने आए हैं बच्चों को। थोड़ा सा पॉल्यूशन लगा था आप लोगों को आज लगा कि मतलब ये नहीं? 2 दिन बाद कंपैरेटिवली आज फिर ज्यादा लग रहा है। आज ज्यादा लग रहा है। मतलब 2-3 दिन से लग रहा था कि कुछ कंट्रोल में है, लेकिन आज फिर वापस। तो थोड़ा रिस्क लग रहा है कि बच्चों को फिर भेजना है? रिस्क पूरा लगता है, लेकिन क्या है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव? कुछ और ऑप्शन नहीं है ना। तो क्या करेंगे? मतलब अभी ऑनलाइन क्लासेस भी बस मतलब कहने को रह गई हैं। तो इसलिए क्या करेंगे? देयर इज नो अदर ऑप्शन। लेकिन हाँ, डेफिनेटली हैजार्ड है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी देखिए पेरेंट्स भी हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उनको एक लग रहा है कि प्रॉब्लम है। और देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे स्कूल में जा रहे हैं और कुछ बच्चों ने मास्क भी लगाया हुआ है। तो साफ तौर पे दिख रहा है कि बच्चों के लिए एक तरीके से खुशी तो होती है कि स्कूल दोबारा से खुल गए, लेकिन वो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ही बता पाते हैं कि उन्हें कितनी प्रॉब्लम हो रही है और उन बच्चों के लिए कितना एक रिस्क है। नई दिल्ली से अली अब्बास नकवी, एनडीटीवी के लिए। कहते हैं प्यार में सब कुछ जायज़ है। ऐसी ही खबर सामने आई राजस्थान के भरतपुर से, जहां प्यार की खातिर एक महिला ने अपना जेंडर चेंज करा लिया
और पुरुष बन अपनी पसंद की लड़की से शादी की। शारीरिक शिक्षक मीरा को अपने ही स्कूल की छात्रा कल्पना से प्यार हो गया। प्यार इतना परवान चढ़ा कि मीरा लिंग परिवर्तन कराकर लड़का बन गईं। उन्होंने कल्पना के साथ 2 दिन पहले शादी रचा ली। शादी करने के बाद दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं। दुल्हन कल्पना ने बताया कि दोनों में प्यार था, इसलिए शादी कर ली। ये सर्जरी भी ना करवाते तो भी मैं इनके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती। मीरा अब आरव हैं। उनका कहना है कि उन्होंने लड़की के तौर पर जन्म जरूर लिया, लेकिन खुद को लड़का महसूस करती रही। स्कूल के गांव में ही कल्पना से भेंट हुई, जो खेलने में बहुत अच्छी थी। वो उन्हें बहुत अच्छी लगने लगी, तो लिंग परिवर्तन कराकर उन्होंने कल्पना से शादी कर ली। मेरे को पहले से बहुत दिक्कतें थी, तो मेरे से क्या अपनी बॉडी एक्सेप्ट नहीं होती थी, मेरे को प्रॉब्लम आती थी। मैंने पहली सर्जरी 2019 25 दिसंबर को करवाई थी। ये मेरी स्कूल में स्टूडेंट रही हैं 10th क्लास में। मैंने इनको कबड्डी खिलाया था। हमारे दोनों फैमिली बहुत खुश हैं इस शादी से, उनके डिसीजन से, उनकी सहमति से, सबके हमने इच्छा से ये शादी की है। आज तक सूट सलवार कतई पहनी ही नहीं है, बच्चापन थी। मैं बहुत अटको खुश हूँ बेटा, मैं जो करो कहूँ वो पर अटैक नहीं पड़ जाए। यहाँ मामला डीग तहसील का है। शादी के बाद दोनों ही परिवार खुश हैं। दोनों की शादी परिवारों की इच्छा के साथ संपन्न हुई। डीग भरतपुर से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जयपुर में हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया के लिए।